नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जलवायु में मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन क्या होता है? रिट्रीट अर्थात लौटना यानी वापिस आना, यानी मानसून के वापिस आने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। क्या? मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। दूसरा इसी में एक अगला है भ्रष्ट छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन, अर्थात वो उस क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे जहां पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी वो भ्रष्ट छाया प्रदेश, भ्रष्ट यानी वर्षा, छाया यानी शैडो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, प्रदेश यानी क्षेत्र। तो वो एरिया जहां पर ऐसा एरिया जहां पर बारिश, कोई ऐसी छाया, आप मान लो एक ऐसा शैडो है जहां पर बारिश नहीं हो पाती है, तो उसको हम भ्रष्ट छाया प्रदेश बोलते हैं। और मानसून का निवर्तन, दो टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे मानसून में जलवायु के इस कड़ी में। तो ये है मानचित्र। मानचित्र में जैसे आपको दर्शाया गया है कि सितंबर यानी डेटों का काफी महत्व है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया है मैंने कि 21 जून को जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं। अर्थात कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सर्वाधिक चमकता रहता है और 22 जून से सूर्य दक्षिण की ओर अर्थात विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगता है। जब दक्षिण की ओर सूर्य खिसकने लगता है तो ये 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। ठीक, तो जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, चमकने लगता है, तो उसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो पश्चिमोत्तर भारत में जो ITCZ का क्षेत्र बना होता है वह भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। किधर? दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। तो जब ITCZ दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था, तो उसके साथ साथ मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। इतनी बात समझ में आई कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत उसकी किरणें पड़ती हैं, उसके बाद 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगता है, जिसके चलते 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और उसके बाद जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, अर्थात 24 सितंबर से जब सूर्य दक्षिणायन खिसकने लगता है, तो पश्चिमोत्तर भारत में जो ITCZ का क्षेत्र बना होता है, जो केंद्र था, वो भी ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकने लगेगा। जब सूर्य भी दक्षिण की ओर ITCZ भी सूर्य की ओर खिसकने लगा, तो उसके साथ साथ मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिससे 1 सितंबर से जो मानसून है वो राजस्थान से सबसे पहले उसका वापिस आना शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि आप यहाँ से बारिश शुरू हुई, मालाबार तक मान लीजिए, यहाँ से बारिश शुरू हुई और यहाँ जाकर समाप्त हुई, अर्थात समाप्त नहीं हुई, यहाँ इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से वापस आने लगे। तो यहाँ से तो शुरुआत हुई थी, तो यहाँ से शुरुआत कंटिन्यू बारिश हो रही, यहाँ पहुंची और फिर कंटिन्यू बारिश होते हुए आ रही, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर बारिश हुई। अंतिम में यहाँ तक पहुंची थी राजस्थान वाले क्षेत्र पर। तो राजस्थान वाले क्षेत्र पर जब अंतिम में पहुंची थी, जिसके चलते वहीं से फिर से इसकी वापसी हो गई, तो सबसे कम बारिश कहाँ हो रही है? राजस्थान में। तो 1 सितंबर या सितंबर के प्रथम सप्ताह से मानसून का लौटना शुरू हो जाता है, जिसके चलते 15 अक्टूबर तक लमसम पूरे उत्तर भारत से मानसून दक्षिण भारत की ओर खिसक आता है। इतनी बात समझ में आई? अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक बारिश पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। कहाँ पर होती? पूर्वी तटीय मैदानों पर। क्यों होती है? उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जब ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है तो मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम जो मानसून ये था, ये कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से अब उत्तर पूर्वी मानसून प्रभावित होने लगेगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे कमजोर होने लगा सितंबर अक्टूबर माह में, तो उत्तर पूर्व मानसून प्रभावित होने लगता है। इसके चलते जो लौटता हुआ मानसून है
ये बंगाल की खाड़ी से अच्छी खासी मात्रा में नमी अर्थात आर्द्रता ग्रहण करता है। साथ ही उत्तर पूर्व मानसून के साथ मिलकर यह नवंबर के महीने में आंध्र प्रदेश के तट पर तथा दिसंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अर्थात उत्तर पूर्व मानसून दक्षिण पूर्व में अच्छी खासी बारिश करता है। इतनी बात समझ में आई क्या? जब मानसून लौटने लगता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जब कमजोर होने लगता है लेकिन जब दक्षिण को लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से कुछ बहुत मात्रा में नमी ग्रहण करता है, जिसके चलते इधर उत्तर पूर्व मानसून भारत में प्रवेश करने लगता है। और उत्तर पूर्व मानसून जब प्रभावित होने लगता है तो दोनों मानसून आपस में मिल जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व मानसून दक्षिण पूर्व की ओर आते हुए आर्द्रता अर्थात नमी ग्रहण करता है, जिसके चलते नवंबर के लास्ट महीने में आंध्र प्रदेश के तट पर और उड़ीसा के तट पर अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन नवंबर के तट पर दक्षिण पूर्व भारत के कोरोमंडल अर्थात तमिलनाडु के तट पर बारिश करते हैं। तक एक चीज मैंने आपको बताया था कि स्थल जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जल जो है सागर महासागर वे देरी से गर्म होते हैं, क्योंकि उनको गर्म होने में टाइम लगता है, और देरी से वो क्या होते हैं, ठंडे भी होते हैं। लेकिन अक्टूबर महीने में आते अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये जो जल राशियां हैं बड़ी बड़ी सागर महासागर और खाड़ियां, इनका जल गर्म होता है। इनका जल गर्म होने के कारण अर्थात सागर और महासागर गर्म होने के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कैसे चक्रवातों के? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर महीने में चक्रवातों की उत्पत्ति होने की यानी चक्रवातों के अनुकूल दशाएं यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि जो साइक्लोन है उसके बनने की जो भी कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अक्टूबर महीने के अंतिम और नवंबर के प्रथम सप्ताह के लमसम उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगते हैं। जब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रवात आते हैं तो ये जब भारत की पूर्वी तटी से टकराते हैं तो यहाँ पर अर्थात पूर्वी तट पर अच्छी खासी बारिश करते हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटों पर अच्छी खासी बारिश करते हैं, जिससे काफी नुकसान भी होता है। और आप देखते हैं भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में ही इन चक्रवातों की खबर आपको न्यूज के माध्यम से अर्थात समाचारों के माध्यम से आपको मिलती है कि इस तारीख से चक्रवात की उत्पत्ति हुई है और इस तारीख के आते आते लमसम चक्रवात भारत के पूर्वी तटीय अर्थात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को वहां से हटाया जाता है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि चक्रवात जब भी आते काफी नुकसान कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है तो लौटते हैं मानसून में जो अच्छी खासी बारिश हो रही है उसके दो रीजन है। पहला रीजन दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हुआ लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून प्रभावित हुआ, और लौटता हुआ मानसून जब मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण करता है और उत्तर पूर्वी मानसून भी अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण करता है और दोनों मिलकर अच्छी खासी मात्रा में पूर्वी तट पर बारिश करते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तथा नवंबर के प्रथम सप्ताह के लमसम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने की कुछ दशाएं, मतलब जो भी उनका टेम्परेचर जो भी लगता है अर्थात 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर पर चक्रवात बनते हैं। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से चक्रवात बनने लगते हैं, और चक्रवात जब बनते हैं तो पूरब से पश्चिम को प्रवाहित होते हैं। तो चक्रवात तब तक कमजोर नहीं होता है जब तक वो कहीं टकराएगा नहीं या जब तक वो स्थल पर न पहुंच जाए, अर्थात चक्रवात जितना ज्यादा जलराशि, जितनी लंबी जलराशि मिलेगी चक्रवात उतना ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब अगला चैप्टर आपको चक्रवात पढ़ाएंगे तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात कैसे कमजोर होता है और चक्रवात को ताकत सबसे ज्यादा अर्थात चक्रवात को मजबूत सबसे ज्यादा किस सिचुएशन पर होता है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होते हुए जब आता है तो भारत के पूर्वी तट से टकराकर अच्छी खासी मात्रा उड़ीसा, पश्चिम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है। क्लियर? तो ये रहा मानसून का निवर्तन तथा अगला जो हमारा पॉइंट है वो वृष्टि छाया प्रदेश। अब वृष्टि छाया प्रदेश देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र,
ये मैंने एक पर्वत बनाया है, पठार बनाया है, ये एरिया है। ये जो इधर है ये पश्चिमी घाट का, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल है, और इसके इधर आप जाएंगे तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इधर पूर्व दिशा है, तो ये पश्चिमी ढाल की पूर्वी दिशा है, तो पूर्वी ढाल कहलाएगा। और ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल है, तो ये वाला एरिया जो इधर है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, और इसके इधर जो इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। क्लियर? तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, जब हवाएं किसी पर्वत या पठार से आकर जिस तरफ टकराती हैं, अर्थात ये पश्चिमी घाट से टकरा रही हैं, जिस तरफ टकराती हैं उसे हम पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। अर्थात पवन सम्मुख, क्योंकि ये जो पर्वत या पठार है इसके सामने से आकर टकराए तो पवन सम्मुख ढाल है। लेकिन इधर जस्ट उसके अपोजिट दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ उसका ढाल है, यानी पर्वत पठार, मान लो पर्वत है, इसकी छोटी है, जिसके बाद ये डाउन एरिया है इसका जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, ये पर्वत है, यहाँ से आकर हमारे टकरा रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ तक टकराएंगे, तो ये चीज इसको बोलेंगे पवन सम्मुख ढाल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पवन सम्मुख ढाल इस टॉपिक का कीवर्ड है। इधर जिधर हवाएं, अब इधर से हवाएं निकल जाएंगी, इधर तो भेद कर जा नहीं पाएंगे क्योंकि पर्वत ये पठार रही है, तो इधर से ऊपर निकल जाएंगे, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है छायादार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लो प्रकाश आया, लाइट से समझिए, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इधर ये रुक रहा है, तो इधर जो इसकी छाया पड़ रही है। कहने का तात्पर्य जब हवाएं आगे निकल जाएंगी तो कहीं आगे जाकर फिर जब टकराएंगी तो बारिश करेंगी, या आगे जाकर कहीं दूर बारिश कर सकती हैं, लेकिन जस्ट यहीं पर बारिश नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कुछ तो एरिया जितना उसकी हाइट है उतनी एरिया तो कवर करेगा ना छायादार, उसके आगे फिर लाइट मिलेगी। वैसे ही तुरंत ढाल के विमुख, तो इसको बोलेंगे पवन सम्मुख ढाल, और इसको बोलेंगे पवन विमुख ढाल। पवन विमुख ढाल, इतनी बात समझ में आई? पवन सम्मुख और पवन विमुख ढाल। और ये जो चित्र मैंने बनाया है ये एरिया का बनाया है, इसलिए इधर बारिश नहीं हो रही है, वृष्टि यानी वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा का छायादार क्षेत्र है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। ये मैंने मानचित्र में दर्शाया है। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र के दक्षिणी एरिया यानी विदर्भ वाला क्षेत्र आ जाता है, आपका तेलंगाना का आपका क्षेत्र आ जाता है, और उत्तर कर्नाटक वाला एरिया जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है, इसकी वजह से इन क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य जैसा मैंने आपको बताया है कि जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आकर पश्चिमी घाट से टकराता है या पश्चिमी तट में जबरदस्त वर्षा करता है, जैसा कि मैंने बताया था 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक यहाँ बारिश होती है, लेकिन इसी पश्चिमी घाट के अपोजिट साइड, ठीक है, इसी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, जिसके कुछ रीजन है। पहला कारण अगर आप देखें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर आ रहा है, अब आप यहाँ समझिए, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर आ रहा है, तो ये अपनी अधिकांश वर्षा, अधिकांश नमी इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अधिकांश वर्षा छोड़ देते हैं। जो भी अब नमी बची है, जो हवाएं ऊपर से निकल जाएंगी, इसके ऊपर से जो हवाएं निकल रही हैं, ये आगे जाकर बारिश करेंगी, लेकिन कुछ एरिया तो रहेगा ना जहां पर ये बिल्कुल बारिश नहीं कर पाएंगे। ऐसे थोड़े ना हवाएं ऐसे थोड़े ना चलती हैं कि ऐसे चल रही हैं, और ये पर्वत पठार है, इनके ऊपर जो आ रहे हैं उनको पता है कि हाँ ढाल है, फिर ऐसे ना हवाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे चलती हैं हवाएं। ठीक है, पर्वत पठार मिल जाता है तो वो हवा पर्वत पठार के सम्मुख ऊपर चढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक ताप ह्रास। ठीक है, एडियाबेटिक ताप ह्रास का तात्पर्य है जब पर्वत पठार से टकराती है तो इनका टेम्परेचर डाउन होता है, जब तापमान गिरता है तो बारिश होने लगती है। लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश के सहारे या जब वो नीचे उतरती हवाएं, इनका तापमान वृद्धि आती है, जिसको एडियाबेटिक ताप वृद्धि बोलते हैं। तो दो रीजन है, पहला रीजन कि वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसून जब भी आता है तो पर्वत पठार के सम्मुख वाले ढाल पर जब भी मिलता है तो अच्छी खासी मात्रा में नमी छोड़ देता है, जिसके चलते उसके अपोजिट साइड तुरंत वो बारिश नहीं कर पाता है, या उसके आगे बारिश करता है लेकिन उतनी ज्यादा नमी उसमें रहती नहीं, इसलिए उतनी ज्यादा बारिश हो नहीं पाती। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवाएं
पर्वत पठार के सम्मुख चढ़ते हुए वे जब चढ़ते हैं तो उनके तापमान में ह्रास आती है, एडियाबेटिक तापह्रास जो मैंने आपको बताया था, जिसके चलते हवाएं अपनी ज्यादा से ज्यादा नमी पर्वत पठार के सम्मुख छोड़ देती है। लेकिन एडियाबेटिक ताप जब वे किसी पर्वत पठार के सारे नीचे उतरते हैं तो उनके तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते उनमें नमी बहुत कम बचती है। और जब नमी कम बचती है तो थोड़ी बहुत बारिश कर देती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं करती जिससे उस क्षेत्र को प्रभावित कर सके या उस क्षेत्र का सूखाग्रस्त क्षेत्र की कमी को दूर कर सके, सूखा दूर कर सके। क्लियर? ये दो रीजन रहे। आगे, जिसके कारण इस वृक्ष छाया प्रदेश में के अंतर्गत 3 प्रमुख राज्य आते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी यानी विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना आपका आ जाता है और उत्तरी कर्नाटक आ जाता है। अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश का एरिया है, उसका कुछ एरिया इस वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, मानसून का निवर्तन एंड वृक्ष छाया प्रदेश, अर्थात रिट्रेट ऑफ द मानसून एंड रेन शैडो रीजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। प्लीज लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई भी समस्या हो तो क्वेरी की करिए और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज आश्रय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।